नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज नामांकन भरने जा रहे हैं राज्यसभा सीट के लिए। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी SK शर्मा जुड़े हुए हैं। SK, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरने जा रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, उसमें प्रत्याशी बनाया है। अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्री नामांकन करने पहुंच रहे हैं। ये नामांकन विधानसभा में होगा और जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस नामांकन में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंच चुके हैं। अब से कुछ क्षणों के अंदर वो नामांकन स्थल पर आने वाले हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको नामांकन स्थल की तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अफसर हैं, जो निर्वाचन आयोग के हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ नामांकन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्री इस नामांकन में शामिल होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा नामांकन करने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस नामांकन के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में ये नामांकन कराया जाएगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है और 3 बजे तक ही नामांकन का समय है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद ये है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित हो जाएं, क्योंकि कोई प्रत्याशी नामांकन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वो निर्विरोध निर्वाचित होंगे। जी बिल्कुल इसके, क्योंकि अभी तक भी किसी भी अन्य पार्टी से कोई भी अभी नामांकन के लिए आगे नहीं आया और सिर्फ अकेला जो नाम है वो पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का है। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में अभी से ही उनको जीत का अनुभव महसूस होने लगा होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है और कहीं न कहीं हम कहें कि एक लंबे वक्त से वो उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि जब दोबारा सरकार बनी तो उस दौरान दोबारा सरकार में वो शामिल नहीं हुए और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको राज्यसभा भेजा जाना कहीं न कहीं कई मायनों में अहम है। और चूंकि कोई दूसरा विपक्षी दल अपना प्रत्याशी भी अभी तक नहीं उतार रहा है, मतलब किसी का नाम घोषित नहीं किया है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद यही है कि निर्विरोध तौर पर वो निर्वाचित हो जाएं। हालांकि 3 बजे तक नामांकन का समय है। अगर इस दौरान कोई भी निर्दलीय या फिर किसी भी विपक्षी पार्टी की तरफ से कोई नामांकन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर दिनेश शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। इसके लेकिन उस बीच आप एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइए वहां से कि क्या कुछ अभी वहां नजारा बना हुआ है, कौन कौन पहुंचा है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाएं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा यहाँ पर आ चुकी है और चूंकि नामांकन के लिए समय भी हो चुका है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के MSME मंत्री डॉक्टर राकेश सचान यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार जो नामांकन के लिए आने वाले लोग हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा पहुँच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में वो इस नामांकन स्थल पर आने वाले हैं और यहीं पर नामांकन पत्र भरा जाना है। डॉक्टर दिनेश शर्मा का नामांकन यहीं पर होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के MSME मंत्री पहुंच चुके हैं। उसके अलावा लगातार जो दूसरे मंत्री हैं उनका भी पहुंचना जारी है। उत्तर प्रदेश के PWD मंत्री जितिन प्रसाद भी यहां पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी यहां पर पहुंच चुके हैं। आप सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
जहां से कहीं न कहीं नामांकन होना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही क्षणों में यहां पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर दिनेश शर्मा के नामांकन में शामिल होंगे। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम भी इस नामांकन में मौजूद रहेंगे और काफी मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम 2023 में देखें तो उत्तर प्रदेश से 2 ब्राह्मण चेहरे, जिसमें पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और खासतौर पर ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, उनको बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है। और ये दूसरा मौका है जब डॉक्टर दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे, चाहे वो संगठनात्मक तौर पर हो या उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पर हो। अब भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा भेज रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें महत्वपूर्ण कई मायनों में। बिल्कुल, आप देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लखनऊ विधानसभा से, जहां पर नामांकन करने के लिए दिनेश शर्मा पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं मालों से पूरी तरीके से दिनेश शर्मा लदे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर सम्मान के तौर पर उनको बहुत सारे मालाएं जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने पहनाए हैं। अब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी विधानसभा से, जहां पर डॉक्टर दिनेश शर्मा नामांकन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर बैठे हुए हैं। आप सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं यूपी विधानसभा से, जहां पर नामांकन गए हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरा हुआ नामांकन निर्वाचन अधिकारी को दे दिया है। मुख्यमंत्री के हाथ में नामांकन पत्र है। डॉक्टर दिनेश शर्मा और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नामांकन पत्र को सीधे तौर पर सौंप रहे हैं। जो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी हैं, जिनको नामांकन प्रक्रिया आगे बढ़ानी है, उनको दे रहे हैं। और कहीं न कहीं जिसके बाद अब ये नामांकन पूर्ण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद इस नामांकन में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, और ये नामांकन प्रक्रिया खत्म होती हुई अब जो पीठासीन अधिकारी हैं वो देख रहे हैं किस तरीके से नामांकन पत्र भरा गया है, क्या कुछ है, उसको देखा जा रहा है। हालांकि आज 3 बजे तक नामांकन करने का समय भी है। अगर 3 बजे तक किसी भी अन्य विपक्षी पार्टी की तरफ से या किसी निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से नामांकन नहीं किया जाता है, तो ऐसे में डॉक्टर दिनेश शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। बिल्कुल इसके, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अभी तक तो विपक्ष की तरफ से कोई भी उतारा नहीं गया। जी बिल्कुल, तो अब से कुछ ही देर का वक्त बाकी है, करीब 3 घंटे का सिर्फ समय बाकी है और अभी तक उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं की गई। तो ज़्यादा कयास अभी भी यही लगाए जा रहे हैं कि शायद ही कोई विपक्ष की तरफ से सामने आए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो नामांकन प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं तो ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवार की घोषणा थी वो बीजेपी की तरफ से कर दी गई, लेकिन नामांकन प्रक्रिया यहां पूरी हो गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी अपडेट जो आपको बताते चले कि घोसी उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और घोसी में 11 बजे तक 21.57% मतदान हो चुके हैं। शाम 6 बजे तक घोसी उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी रहेगी और बागेश्वर में अभी तक 11 बजे तक की अगर बात की जाए तो 26% मतदान संपन्न हो गए। तो वही शाम 6 बजे तक मतदान डाले जाएंगे। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां सुबह 7 बजे से ही दोनों जगहों पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी और अब तक करीब जो मतदान है बागेश्वर में 26% हो चुके। और बात करें अगर घोसी की तो लगभग 21% ये मतदान का आंकड़ा वो पहुंच चुका है।
तो दोनों जगहों में मतदान किए जा रहे हैं। उपचुनाव लगातार सुबह से जारी और शाम 6 बजे तक पड़ेंगे। और आपको बता दें कि अब अगर बात घोसी की करें तो घोसी में आमने सामने बीजेपी और समाजवादी पार्टी, एक तरफ दारा सिंह है तो दूसरी तरफ सुधाकर सिंह है। और बात अगर हम बागेश्वर की कर लें तो बागेश्वर में बीजेपी की तरफ से पार्वती दास है तो कांग्रेस की तरफ से विपक्ष में प्रत्याशी बसंत कुमार को उतारा गया है। तो एक कड़ी टक्कर दोनों के बीच देखने को मिल रही है। फिलहाल दोनों ही जगह जो मतदान प्रक्रिया है संपन्न रूप से चल रही है, लेकिन इस बीच कई बड़े आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बात अगर घोसी की करें तो घोसी में सुधाकर सिंह की तरफ से बड़ा ये आरोप लगाया गया था कि जो प्रत्याशी हैं, जो वोटर्स हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनके नाम चेक किए जा रहे हैं, उनके नाम की स्पेलिंग चेक की जा रही। तो ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए थे। लेकिन इस बीच जो मतदान प्रक्रिया है वो साफ तौर से सुगम तरीके से चलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बागेश्वर में भी अभी मतदान जारी है। आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बागेश्वर में सुबह 11 बजे तक 26% मतदान हुआ। और बता दें कि रण में उतरे 5 उम्मीदवारों का जो भाग्य है आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। गौरतलब है जिले में मतदान के लिए 172 मतदान केंद्र बनाए गए, साथ ही 15 पोलिंग स्टेशन संवेदनशील है। विधानसभा क्षेत्र को 3 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया और 15 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती भी की गई। चुनाव के लिए 168 वाहनों का इस्तेमाल किया गया। वहीं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर 834 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से 1444 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए 6 फ्लाइंग स्क्वाड टीम और 10 स्टैटिक सर्विलांस टीम लगाई गई हैं। और मतदान के दौरान महिलाओं की सुविधा के लिए एक सखी बूथ भी बनाया गया और 5 आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं। तो बताते चले जहां मतदान के मद्देनजर रखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं तो ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां बागेश्वर में भी उपचुनाव जारी है। सुबह से ही ये उपचुनाव शुरू हो गया था 7 बजे से। जो यहाँ पर वोटर्स हैं वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, अपने बारी का इंतज़ार करते हुए नजर आ रहे। फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा के भी लिहाज से अगर देखें तो महत्वपूर्ण और पूरे इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर भारी उत्साह वोटर्स में देखने को मिल रहा है। अगर बात हम बुजुर्गों से लेके युवकों तक की करें, चाहे महिलाओं से लेके पुरुषों की करें, सभी में इस समय भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच लेकिन आपको बता दें कि तमाम जो तैयारियां हैं उसको दुरुस्त रखा गया है। और यहाँ पर लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से मतदान किए जा रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से भरपूर तैयारी की गई और मतदान के लिए 172 मतदान केंद्र भी बनाए गए और इसके साथ ही 15 पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए। तो हमारे साथ बागेश्वर के जिलाधिकारी अनुराधा पाल जुड़ी हुई हैं। अनुराधा जी, न्यूज़ 1 इंडिया में बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इस बीच अगर हम बागेश्वर के उपचुनाव को समझे तो क्या कुछ है? ये देखिए, बागेश्वर उपचुनाव में 188 पोलिंग बूथ पर लगभग 1,18,000 मतदाता को आज वोटिंग करनी है। तो अभी 11 बजे तक का जो हमारे पास सूचना है वोटिंग की, वो वोटिंग परसेंटेज 26.03% हमारा रहा है, जिसमें से मैक्सिमम जो वोटिंग हुई है वो 44.95 बूथ की है और मिनिमम 15% है। तो अभी सभी जगह पर चुनाव जो है हमारा शांतिपूर्वक चल रहा है। कहीं पर भी कोई भी ऐसा इशू नहीं है, कहीं कोई अलौकिक सिचुएशन नहीं है, सभी जगह शांतिपूर्वक है। और लगातार हम लोग, मैं और एसपी भी स्वयं फील्ड में है, हमारी पूरी टीम फील्ड पर है। तो ऐसा कोई स्थिति सब जगह सामान्य है, कोई चुनाव को लेकर कोई ऐसी समस्या अभी दृष्टिगत नहीं है। बिल्कुल अनुराधा जी, और इस बीच आपने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साफ तौर से अगर यहाँ पर समझे बागेश्वर में तो महिला जो वोटर्स हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण है उनका वोट।
जी, बिल्कुल, महिला वोटर्स का वोट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो हमारा वोटर परसेंटेज है, जो जी। महिला का परसेंटेज है, वो ज़्यादा रहता ही है हमेशा। और इस बार उनकी भागीदारी बढ़-चढ़ कर देखने को मिली है। निसंदेह एक बहुत अच्छा संकेत है हमारे आने वाले टाइम के लिए भी कि हमारी वोटिंग परसेंटेज जितना हमारा अच्छा बढ़ेगा, उतना अच्छा हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये हम इलेक्शन कमीशन का भी मैंडेट है कि जो भी हमारा वोटिंग टर्नआउट हो, वो नेशनल जो वोटिंग टर्नआउट होता है पूरे देश का, जो उसके कंपैरिजन में हो, तो उसको अगर हम टच कर पाए तो वो बहुत अच्छा हमारे लिए रहेगा। बिल्कुल अनुराधा जी, लेकिन इस बीच ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो वोटर्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह भरने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और सबसे पहले वोट करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या अपील की गई है? ये देखिए, हम लोगों ने जो भी पहले डेटाबेस पर काम किया कि जी। जहाँ जहाँ पर जो भी ऐसे बूथ हैं जहाँ पर वोटर टर्नआउट कम रहा है, वहाँ हम बूथ लेवल तक जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है उनके माध्यम से, स्कूल में जो बनते हैं इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया, स्कूलों के बच्चों को इन्वॉल्व किया। जो नए वोटर्स हैं, 16-17 साल के हैं, जो 17 के हैं, वो आने वाले भावी वोटर हैं, उनको कैच किया, उनको ले जाकर हमने जागरूकता की। तो हमने जो जागरूकता है वो फील्ड लेवल में, बूथ लेवल तक जाकर की। इस बार हमारा उद्देश्य था कि मतदाता को कैच करें, जो हम एक मतदाता को बताएं कि वोट करना कितना जरूरी है। फिर बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण होता है अपने मताधिकार का प्रयोग करना। अनुराधा जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां घोसी उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और अब तक अगर आंकड़े जाने घोसी के तो 11 बजे तक 21.57% मतदान हो चुका है। शाम 6 बजे तक घोसी उपचुनाव के लिए वोटिंग होती रहेगी। तो वहीं बागेश्वर में 11 बजे तक 26% तक मतदान हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान पड़ेंगे, यानी कि वोटर शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। लेकिन लगातार वोटर से भी यही अपील की जा रही है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप जाके वोट डालें, सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो चलिए और ज्यादा हम चर्चा करेंगे, जहां हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता साक्षी दिवाकर जुड़े हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी जी जुड़े हैं। आप दोनों का न्यूज़ वन इंडिया पे बहुत स्वागत है। क्योंकि अब जिस तरह से सबसे पहले मैं आऊँगी अभिषेक जी के पास, और अभिषेक जी, सबसे पहले आप दोनों से एक टिप्पणी लेना चाहूँगी कि जो ये चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, तो आप इसको लेकर ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ कहते हैं, एक टिप्पणी दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि जब हमारे कार्यकर्ता और आदरणीय सभी हमारे यहाँ के नेतागण और जब आदरणीय शिवपाल यादव जी जब जमीन पे उतरे और जाने के बाद घोसी की जनता के बीच जब गए, तो उसके बाद तब पता चला कि घोसी की जनता एहसान फरामोश लोगों को सब वापस। बिल्कुल अभिषेक जी, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और वो सीधे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आप। का मान सम्मान बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। घोसी में आज चुनाव चल रहा है, सबसे यही अपील करूंगा, घर से निकलो, मतदान करो और भारी मतदान करो और उत्तर प्रदेश में के विकास में योगदान करो। के बाद भारत कहा जा रहा है साफ तौर से, चाहे वो अभी राष्ट्रपति का बुलावा उसमें भारत रखा गया है और भारत से किसी को, भारत से सबको प्यार है, आपको भी प्यार है, मुझको भी प्यार है और हर देशवासी को प्यार है। और जिनको भारत से प्यार नहीं है वही उसके बारे में कोई सवाल आ गया। सर कहाँ तुम्हारे साथ, सबके साथ है, तुम्हारे साथ हम लोग हमारे साथ सबका विकास। तो और ज़्यादा हम चर्चा कर रहे थे बागेश्वर और घोसी उपचुनाव को लेकर। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे थे कि वो किस तरह से इन उपचुनाव को देखते हैं। अभिषेक जी से हम बातचीत कर रहे थे। अभिषेक जी, ये उपचुनाव को लेकर क्या कुछ आपकी टिप्पणी है? देखिए जया जी, घोसी की सम्मानित देवतुल्य जनता
जी। वापस से एक बार इतिहास रचने जा रही है और समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद और प्यार देने जा रही है। उन लोगों को उसने ठान लिया है कि सबक सिखाएगी जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सत्ता की गोद में जाकर के बैठ लिए हैं, क्योंकि वहां पे दारा सिंह चौहान जी ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। अगर आप देखिए कि अगर किसी को सेवा करना होता है, जनता के लिए काम करना होता है, तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए विपक्ष में भी बैठ करके उनकी बुनियादी सुविधाओं को दे सकता है और उनकी आवाज को बुलंद कर सकता है। लेकिन जनता के आशीर्वाद और प्यार का गला घोट करके वापस से चुनाव थोप दिया गया, या बताता है कि अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए दारा सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। और आखिर वो जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे कि जब जनता ने उनको आशीर्वाद और प्यार दिया है तो क्या कमी रह गई जब वो जनता की सेवा नहीं करना चाहते थे? ऐसी क्या बात थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के ही सेवा करना चाहते थे? ये वही दारा सिंह जी हैं जो अपने लोगों का झंडा उठाते थे और कहते थे हम उनके हक के आवाज के लिए मरते दम तक लड़ेंगे। और आखिर आज ऐसी क्या राजनीति उनको करनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर उनको बैठना पड़ा? क्योंकि अगर सेवा का भाव है, आपके अंदर जज्बा है, तो विपक्ष में भी बैठ करके आप अपनी जनता की आवाज को बुलंद कर सकते हैं, सेवा भाव से आ सकते हैं। लेकिन अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए वह गए हैं और जनता जनार्दन इसका सबक सिखाएगी। जनता ने पूरा मन बना लिया है कि एहसान फरामोश लोगों को सबक सिखाना है और समाजवादी पार्टी को पुनः जिताना है। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने जो बात कही कि अभी जिस तरह से दारा सिंह अब बीजेपी की तरफ है और यहाँ से ही अब अपना चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ रहेगा आगे भी हम चर्चा करेंगे। और साक्षी जी, हम आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हो रहे हैं हाजिर। सभा सीट के लिए उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी राज्यसभा तो अब आपको बता दें, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए सीट के लिए जो नामांकन था वो अब पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भर दिया है। उनका नामांकन पूरा हो गया। ये अहम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि यहाँ तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अपना नामांकन भरा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां घोसी उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करा रहा है, जिसको लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने आईजी रेंज अखिलेश कुमार से खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा, चले सुनाते हैं आपको। चुनाव पूर्णतः शांतिपूर्ण चल रहा है। चुनाव में कहीं कोई ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से कोई मतलब ऐसा कोई एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, कहीं से कोई सूचना ऐसी नहीं है। तो आप अभी तक तो ये कह सकेंगे वोटिंग शांतिपूर्ण है और आगे और थोड़ा पिकअप करेगी। अभी थोड़ा स्लो है, तो आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखा जाता है पहले भी इंटेल्स आते थे, क्योंकि मऊ और आजमगढ़ जो एरिया है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते थे। तो ऐसे ही कोई स्पॉट्स भी आप लोगों ने देखे हैं यहाँ पे? कोई ऐसे सेंसिटिव एरिया को देख रखा है यहाँ पे, विशेष इंटेल है वहाँ के लिए? नहीं, ओवरऑल ग्रेडिंग हमेशा की जाती है सिस्टमेटिक रूप से कि भाई कौन से में कहाँ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से वो हमेशा हर चुनाव में एक प्रक्रिया रहती है जिसकी वजह से हमने किया हुआ है। लेकिन अभी तक कहीं से ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत हो। क्योंकि डीएम को एक ज्योति यादव के नाम से कोई ट्विटर पे एक धमकी भी मिली है, उसको लेके कुछ ट्रेस करा रहे हैं। कल रात में एक ट्विटर पे आया था उनको, ट्विटर उस पर एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है, उसको ट्रेस कराया जा रहा है। ये आईजी अखिलेश कुमार हैं जो बताए थे कि चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है। वैलिड आईडीज को हम ला के दे रहे हैं, वैलिड आईडीज जिनके पास है उनको चुनाव करने दिया जा रहा है, मतदान में आने दिया जा रहा है। कोई ऐसी कहीं अप्रिय घटना की कोई स्थिति नहीं है। स्थिति पूरी तरह से समान और सुचारू रूप से बढ़ रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। वीडियो के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, घोसी। तो आपको बता दें, जहां मतदान प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो गई है और इसी को लेकर हम तमाम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सपा से जुड़े हुए अभिषेक जी हैं और बीजेपी प्रवक्ता साक्षी दिवाकर जी जुड़ी हुई हैं। तो हम साक्षी जी से उनका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि अभिषेक जी ने अभी अभी कहा कि अगर जनता की सेवा करनी है, जनता के लिए काम करना है, तो आप किसी भी पार्टी में रहे और किसी भी पार्टी में रहकर काम कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से इसका जवाब हम साक्षी जी से लेना चाहेंगे,
जी साक्षी जी, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि 2022 में बीजेपी में थे दारा सिंह चौहान, उसके बाद सपा में गए और घोसी से चुनाव लड़ा जहां उन्होंने जीत दर्ज की, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और वापस बीजेपी का दामन थाम लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, अभी हमारे सपा के प्रवक्ता भाई अभिषेक जी कह रहे थे कि जब से शिवपाल जी और अन्य सपा के कार्यकर्ता घोसी उपचुनाव में उतरे, तो अंतर यही है भारतीय जनता पार्टी और सपा में कि ये चुनाव के जब चुनाव नजदीक आता है तभी ये जनता के बीच में जाते हैं, तभी ये फील्ड में उतरते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हम 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, 365 दिन हमारा संगठन, हमारी पूरी सरकार कार्य जनता के लिए ही करती है। तो सबसे बड़ा तो अंतर यही है कि जो लोग समय समय पे ही जनता के बीच जाते हैं, जनता उन्हें मौका नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी को जनता इसीलिए बार बार मौका देती है क्योंकि उनके सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी साथ में खड़ी रहती है। जो उनके सामने समस्याएं हैं उनका समाधान भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। जब हम चुनाव में उतरते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए 2017 के बाद से, तो हम आगे आने वाले काल में क्या कार्य करेंगे उसके वजह से नहीं उतरते। हम उन्हें ये बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में हमने क्या क्या कार्य किया है और जनता उस कार्य को और उस कार्य के द्वारा जो उनके जीवन में परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को बार बार मौका दे रही है। घोसी की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार दोबारा मौका देगी और ताकि उनके जो हमारे विकास कार्य है हर घर तक पहुंच जाए। बिल्कुल अभिषेक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर सुधाकर सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान भी दिया गया था जब वो मतदान करके बाहर निकल रहे थे। उनकी तरफ से ये कहा गया कि दारा सिंह चौहान बाहरी है, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि जो मतदान हो रहा है ये एनडीए वर्सेस इंडिया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया वर्सेस बाहरी का है। यानी कि जब तक दारा सिंह चौहान सपा में थे तब तक वो बाहरी नहीं थे और सपा का दामन छोड़ने के बाद वो बाहरी हो गए। जया जी, जब साक्षी जी ने बोला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उनकी बातें सुनने के बाद मुझे एक लाइन बड़ी प्यारी सी है याद आ गई, तो मैंने कहा शायद आपको सुना दूं, साक्षी जी को भी अच्छा लगेगा जी। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। साक्षी जी को याद करना चाहिए कि अगर जब 24 घंटे जब आदमी चुनाव के मोड में रहता है ना, उसको चुनाव ही दिखाई देता, उसको जनता की सेवा नहीं दिखाई देती है। इसी वजह से आप देखिए कि महाराष्ट्र में इन्होंने कैसे सत्ता हथियाई, एमपी में कैसे सत्ता हथियाई, बाकी जगह पे कैसे। अगर ये काम कर रहे होते तो शायद कितनी जगह पे इनकी सरकार थी, जनता जनार्दन ने इनके चेहरे से नकाब हटाने का काम ना किया होता, आज उस जगह पे वापस से इनकी सरकार रहती। और जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो आपको याद दिला दूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए, डायल 100, सबने उसकी तारीफ की, लेकिन आज किस नाम से जाना जा रहा है या किसी से छुपा हुआ नहीं है। एम्बुलेंस सेवा किस नाम से जाना जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। 10-90 आप देखिए, हर घड़ी महिलाओं को, साक्षी जी को भी हो सकता है कहीं ना कहीं मदद देती रहती हो। और देखिए कि आगरा एक्सप्रेसवे कितनी शानदार तरीके से आज भी चल रहा है, लेकिन उसी जगह पे आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि देखिए कि आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया और थोड़ी सी बारिश आई तो कैसे वो बह गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसको कहते हुए गौरवान्वित होती हैं, आज भी आप चली जाइए, पैचिंग का काम बराबर आपको मिलेगा। और कौन कौन सी बातें कहूं कि 18,000 करोड़ रुपए का जो हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं, वो कौन से विभाग का है, छात्रवृत्ति, बिजली विभाग के भविष्य निधि फंड, ये सब कहां चले गए। और तो और छोड़िए, अभी लेटेस्ट एक दिन पहले की घटना देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री के घर में पुलिस वालों ने बताया कि जुआ खिलवाया जाता था और साक्ष्य निकले कुछ और, क्योंकि केंद्रीय मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व था, तो कैसे उसको बचाया जा रहा है। और तो और छोड़िए, पिछले सत्र में इनके शिक्षा मंत्री ने अपने भाई का झूठा सर्टिफिकेट बनवा करके उसको नौकरी देना चाहा। तो वही बात है ना कि अपना दोस्त नहीं दिखता, जिसमें वो कहते हैं कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अभिषेक जी, एक सवाल मैंने आपसे किया था, क्योंकि आपने अपनी बात तो कंप्लीट कर दी, लेकिन जो सवाल मैंने किया था दारा सिंह को लेकर, जो बात सुधाकर सिंह ने कही थी, उससे कितना आप सहमत हैं? देखिए जया जी, अगर आप देखिए जी, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो जनता के हकों की बात करती है जी,
तो जब आप देखिए कि जब कोई व्यक्ति आया तो पूरी जनता ने उसको सम्मान दिया, प्यार दिया, अपना समझ करके, अपने लोकल लेवल पे उसको समझ करके उसको गले लगाया। लेकिन उसने बता दिया कि आपके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यानी कि जब तक वो समाजवादी पार्टी में रहे तब तक वो बाहर ही नहीं थे, अब उनका दामन छोड़ने के बाद वापस से बाहर ही हो गए। नहीं, मैंने मेरी बात को समझिए, ये आपके शब्द हो सकते हैं, मैंने ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया। मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसको समायोजित किया जाता है, समायोजित करने के बाद बाकायदा जनता ने बड़ा दल दिखाते हुए आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। लेकिन जब बात जनता के मुद्दों की उठाने की थी तो वापस से वो अपने स्वार्थों के हितों के लिए वो चले गए। तो उन्होंने दिखा दिया कि आप बाहरी हैं तो बाहरी ही रहेंगे, कभी हमारे अपने दर्द को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जनता ने अपना आशीर्वाद प्यार दिया अपने दर्द को उठाने के लिए, अपने हकों की आवाज उठाने के लिए। तो आज उसके साथ धोखा हुआ है और घोसी की जनता। बिल्कुल, चलिए इसका जवाब साक्षी जी से ले लेते हैं। साक्षी जी, क्या आप ताल्लुक रखती हैं इस पूरे बयान को लेकर? देखिए, अभी सपा के बारे में बहुत अच्छी बातें हमारे अभिषेक भाई कह रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से डायल 100 का उद्घाटन उन्होंने अखिलेश जी ने किया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो पुलिस प्रशासन है पूरे जिले की एक बहस ढूंढने के लिए लगा दी जाती थी। पुलिस का कार्य जो होता है उसके अलग उसके क्या क्या कार्य करवाए जाते हैं। क्यों उत्तर प्रदेश एक दंगों का प्रदेश माना जाता था? क्यों यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट समिट करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था? क्यों उत्तर प्रदेश में ही उस समय समिट जो इन्वेस्टमेंट समिट थी वो नहीं करवाई जा सकती थी? जिस तरीके की स्थिति थी 2012 से 17 के बीच में, वो इससे ये साबित हो रहा है। देखिए, अगर 2012 की बात की जाए, लगभग 224 सीटें मिली थी हमारे सपा के लिए, और बीजेपी 50 से भी कम में सिमट के रह गई थी। लेकिन बिल्कुल, फिलहाल आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।